है आप सभी लोगों का। जनरली हम रीट की बात करते हैं या सेकंड ग्रेड की बात करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है सिलेबस। अब ये मुझे पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो पहले जारी हो चुका है लंबे समय पहले, यानी कि लगभग सप्ताह भर हो चुका है, और आप लोगों ने विभिन्न यूट्यूब चैनल से और अलग अलग संस्थानों से इस चीज़ का पता भी लगा लिया होगा कि सिलेबस किस प्रकार का है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब दिमाग में ये प्रश्न उठता है, लेकिन कई बार क्या होता है देखो कि जिस व्यक्ति से हमें समझ में आती हैं चीज़ें वह व्यक्ति अगर आके समझा दें तो ऐसा लगता है कि चलो यार ये ठीक है, ये ऐसा ही है। आप सब लोगों की लगातार डिमांड थी, तो इसीलिए प्रातःकाल सबसे पहले हमने यही काम किया कि आज आप लोगों से रूबरू हों, आप लोगों से मिलें और आप लोगों की जो पुराने सिलेबस है और जो नया सिलेबस है, क्या नया जुड़ गया है, क्या हट गया है, या क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है, पहले तो इस पर बात करें। यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, देखिए जो दीपावली पे इस बोर्ड का पूजन किया हुआ था वो बाकी है अभी तक भी, यानी कि कोरोना ने किस तरह से इन सबको चीज़ों को प्रभावित किया है। मार्कर आप लोगों के लिए एकदम नया है। चलिए, ये ऑनलाइन क्लास वाली थी, उस नहीं है आज ये क्लास, बल्कि ये क्लास जो है वो रेगुलर क्लास है। आज जहाँ पर ऑनलाइन क्लास है वहाँ पर खुशी की बात ये है कि 18 तारीख से वापस हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो गई, तो वहाँ पर हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, वही उसी सेफ्टी के साथ में। अब देखिए पहला बात क्या है कि जो रीट बनी है इस बार की, उसमें पाठ्यक्रम क्या है और इस पाठ्यक्रम में क्या नया क्या जुड़ा है, और वो ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आप लोगों का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उनमें जो हम कर रहे हैं मेरा क्या योगदान होगा, यानी कि मैं क्या कराऊंगा, क्या पूरा सिलेबस होगा या पूरा का पूरा कुछ बाकी रहेगा। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे मैंने, आप लोगों ने व्हाट्सअप दे दिए सारे के सारे, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप पे ही ज़्यादा लोगों को पूछा था। लेकिन विद्यार्थियों कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये आना चाहिए जो रीट आई है और जो कि हर व्यक्ति के दिमाग में है कि हमको पढ़ना है या हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी है। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अपने अनुसार एक कक्षा का चयन कर लीजिए, वहीं से पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं आप लोगों को विज्ञान के लिए, है ना, क्या बोला था मैंने, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उस विज्ञान के पाठ्यक्रम को समझाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे तो मैं आपको समझाऊंगा। बिना किसी समय को व्यर्थ गवाए हुए हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले सिलेबस जहाँ से चालू हो रहा था उसमें लिखा हुआ था कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी और अलाभकारी। विद्यार्थियों, ये जो बात मैंने कही आप लोगों को, सूक्ष्म जीव, तो ये जो बात है ना, ये मैंने आपको व्याख्यान 1 से व्याख्यान 11, जो रीट के मेरे व्याख्यान हैं उनको ध्यान से देखना, 1 से 11 के मध्य मैंने करवा दिया है। लेकिन इससे पहले अब एक नई चीज जुड़ गई है, आपने अपने सिलेबस को देख ही लिया होगा, और उसमें लिखा हुआ है सजीव और निर्जीव। देखो, सजीव और निर्जीव 6ठी से लेकर के 10वीं तक की कक्षाओं में, 10वीं में तो इनको वेटेज भी नहीं दिया, लेकिन 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं में तो बहुत बार इसका वर्णन हुआ है, 9वीं वाले में एक बार वर्णन आया है। तो कुल मिला के सजीव और निर्जीव हमको वापस पढ़ना है, एक अलग से व्याख्यान प्रारंभ करके उसमें हम बेकायदा लिखेंगे रीट 21। 21 में हम ये बात करेंगे, 2020 तो भूल जाओ, नाम मत लेना अब इसका। 21 में हम इसके बारे में बात करेंगे, और बहुत ही जल्दी, यानी कि कल से ही मैं इसकी क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आप लोग भी उठ जाइएगा, तैयारी कर लीजिएगा, क्लासें भी प्रारंभ हो जाएंगी और आप लोगों का भी काम हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जो पाठ्यक्रम की बात करी है, जो चीज़ें हमने करी हैं, वो उसके लिए एक बात और आती है हमारे पास में कि इसका जो अगला सिलेबस है उसमें परिवर्तन के लिए देखें अगर, तो सजीव जो लिखा था उसमें पादप और विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, है ना। देखिए, पादपों में जो पोषण और श्वसन और ये जो भाग दे रखा है, जो कि पुराने वाले सिलेबस में भी है, नए वाले सिलेबस में भी है, वो मैंने आपको पादप वाला जो भाग है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको 52 नंबर जो लेक्चर है मेरा उसमें, और 52 से लेकर के 63 तक के पूरे व्याख्यान में
पूरे व्याख्यान में मैंने क्लियर किया है। यानी 52 से लेकर 63 तक के व्याख्यान में मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो शब्द है, ये वाला जो व्याख्यान है हमने खत्म किया था 28 से चालू करके 51 तक। ये सारे नंबर लिख लेना और YouTube पे आप मेरे को सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट पे चले जाना, मिल जाएगा आपको एज इट इज, है ना। ये भी व्याख्यान आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम जाते हैं हमारे पास में मानव शरीर और स्वास्थ्य। ये भी एज इट इज टॉपिक दिया हुआ, मानव शरीर और स्वास्थ्य। तो ये मैंने आपको कराया है 20 से 22 वाले जो चैप्टर हैं उनमें मैंने मानव शरीर और स्वास्थ्य को कराया है ना। और इनमें क्षय रोग है, ये जितने भी रोग वाले हैं, रोग वाले मैंने सूक्ष्म जीव के साथ में कराया, यानी कि जो 1 से 11 जो है उनमें ही मैंने रोग वाले कंप्लीट करा दिए थे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। बदलाव क्या आया है, इस लाइन में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है। और अब जो परिवर्तन आया है, यानी कि जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्थाएं, ये अपने को पढ़नी है और इसकी कक्षाएं हम प्रारंभ करेंगे। फिर हमारे पास में आता है बल के बाद में आएगी गति। पहले खाली बल और गति का जो लेसन है मैंने आपको 64 से 69 के बीच में कराया था, लगभग 72 तक गए हैं हम। उसके बाद में कोई भी क्लास नहीं हुई, मुझे अच्छी ढंग से पता है। तो आपको अगली जो क्लासें हैं यहीं से प्रारंभ करूंगा मैं, बेफिक्र रहिए। लेकिन वहां पर पिछली बार इन्होंने कहा था कि बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय, स्थिर वैद्युतिकी, दाब की गति के प्रकार, है ना, ऐच्छिक, यादृच्छिक, वृत्ताकार, कंपन गति, आवृत गति और चाल, ये बात इन्होंने कही थी। लेकिन अब की बार इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, है ना, और दाब, ये चीज रेखांकित करके कुछ नया डाला है। ये नया है ना। तो दाब के जो वायुमंडलीय दाब है, उत्प्लावन बल है, इनको इन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। हालांकि मैंने पुराने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था आपसे, मैं वापस आपको कह रहा हूँ। एक पूरा का पूरा नया टॉपिक, पिछली बार खाली इन्होंने विद्युत एवं चुंबकत्व डाल रखा था, अब अलग से हेडलाइन डाल रखी है, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व। क्लियर दे रखा है कि यह 10वीं कक्षा से है। तो 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक उठानी है, पढ़ना है। NCERT हो, RBSC, किसी की भी हो, पर पढ़नी है। इसी से सिलेबस बना है और नीचे दे भी रखा है, लेकिन मापदंड जो है वो 12वीं कक्षा का है। तो प्रश्न की कठिनाई का स्तर जो रहेगा 12वीं कक्षा का रहेगा। इस पे भी बहुत चर्चा करेंगे अपन, इस पे भी आगे की पूरी लेसन में इसी पे कराऊंगा। बाकी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज है। सौर मंडल बिल्कुल वो का वही है। पदार्थों की संरचना पहले था, जो का जो ही है। दोनों सिलेबस मेरे पास उपस्थित हैं अभी। परिवर्तन वापस जो आता है, रासायनिक पदार्थ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। विज्ञान की संरचनाएं, इसमें हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण और नियंत्रण, जैव, कृषि प्रबंधन के बाद में हमारे पास में आता है राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, विज्ञान को समझना। देखिए, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जो हैं ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से इन्होंने इसमें डाला है, तो इसको थोड़े से समझने की कोशिश करनी है आपको, और ये चीज़ रहेगी आपको। यानी पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, कुछ चीज़ें नई जरूर जोड़ी हैं जो कि हम देखेंगे अगर तो 10-15 चीज़ें नई जोड़ी हैं, लेकिन उसके साथ में सिलेबस थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ जाता है। ये बात होगी अपनी। तो अगली क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, और सीधी सी बात है, अगर नया टॉपिक है तो सजीव एवं निर्जीव, यहीं से हम कल प्रारंभ करेंगे। कल का जो वीडियो होगा वो सजीव और निर्जीव से होगा। आप यदि किसी दूसरी क्लास से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप खाली YouTube पर आधारित हैं और आपको हमारा चैनल बढ़िया लगता है तो ये लाइक करना तो चलो ठीक है। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर देना, और आपको लगता है कि अपने मित्रों को शेयर करना, ये काम जरूर कीजिए। हो सकता है कि हमारा जो प्रयास है कहीं किसी के लिए अगर कारगर सिद्ध हो जाए, काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है परिचय, किसके बारे में, सजीवों के बारे में और निर्जीवों के बारे में।
क्या लक्षण है सजीव और निर्जीव में। 11वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है, क्योंकि हम 11वीं कक्षा को मैं पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर जितना बढ़िया दे रखा है उतना बढ़िया छोटी कक्षाओं में समझाने की दृष्टि से नहीं है, प्रश्न बनने की दृष्टि से नहीं है। एक एक प्रश्न पे बात करेंगे कल के अंदर। जो रीट में ऑनलाइन क्लासें हो रही है उन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन कल जो क्लास चालू कर रहा हूं मैं आप लोगों की, कल गुरुवार है और कल सुबह सुबह मिलेंगे सजीव एवं निर्जीव। तब तक आपको एक काम करना है, तब तक आपको यह काम करना है कि अपने मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर देना है कि क्या पाठ्यक्रम है। जय हिंद, जय भारत।